नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज के स्टडी के अंदर हम बात करने वाले हैं 5 बजे 5 पजल्स जो कि मैं कंप्लीटली आपके आईपी मैट रोहतक और जिपमैट एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस सीरीज़ को मैंने बहुत ही अच्छे सोच के स्टार्ट किया है, तो क्योंकि पजल्स के अंदर जो है आपकी कॉन्सेप्ट जो है इतनी जल्दी बिल्ड नहीं होता है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो धीरे धीरे करके आपका कॉन्सेप्ट जो है बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, उसका जरूर कर लीजिए। उसके साथ ही अगर आपको कोई भी डाउट आता है रिगार्डिंग एग्जामिनेशन, आप डायरेक्टली इस व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप पे पूछ सकते हैं, जिसका स्कैनर हमने यहाँ पे दिया है। इसको स्कैन करके जरूर ज्वाइन करना। उसके साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दिया है, वहां भी आप जाके इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, अगर आप कहीं फंस जाते हो, कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है, सीधा आपने वहाँ पे पोस्ट कर दिया। जो भी स्टूडेंट्स होंगे या तो स्टूडेंट से नहीं बनता है तो हम वहाँ पर एजुकेटर आपको उसको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो ये रहा पजल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसे समझेंगे। क्या ये देखो, अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स प्लेइंग खो खो, ठीक है, दे आर सिटिंग इन अ लीनियर रो एंड फेसिंग नॉर्थ। मोर देन 26% आर सिटिंग इन अ रो। मोर देन हमें लेने हैं 26, तो बात याद रखिए 26 से प्लस हमें जो है यहाँ पे पर्सन लेने हैं। अब पजल जो है यहाँ से स्टार्ट होता है, 6 पर्सन सिट बिटवीन एस एंड टी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अभी करंटली हमारे प्लेटफॉर्म पे ऑफर चल रहा है, अगर आपको आईपी मैट इंदौर, जिपमैट एंड उसके साथ ही आईपी मैट रोहतक का एग्जामिनेशन प्रिपेयर करना है, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया प्लान्स हमारे पास अवेलेबल है। जो कि जनित बैच यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 13 अक्टूबर से, जिसका प्राइस 15,000 रुपीज़ है। तो अभी इसके ऊपर आपको जो है दिवाली का ऑफर भी चल रहा है, तो इसीलिए अगर परचेस करते हो तो कोड यूज करिए YT39, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। ये है। उसके बाद नेक्स्ट है रोहतक एंड जिपमैट के लिए अलग से हमने यहाँ पर बैच बनाया, जिसका स्टार्टिंग डेट अगेन 13 अक्टूबर ही रहेगा। और यहाँ पर मैं आपको LRDI पढ़ाऊंगा, उसके साथ शाबाज सर है जो इंग्लिश पढ़ाएंगे, और नेक्स्ट सुमित सर है, आपको यहाँ पे कॉन्स को लेकर वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या दिया यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आप धीरे धीरे इसको सॉल्व करते रहना। मोर देन 26% लेना, ये बात याद रखो। 6% सिट बिटवीन एस एंड टी। एस एंड टी के बीच में 6% है, तो मैंने लिख दिया। आगे देखो क्या दिया है, पी सिट 8 टू द राइट ऑफ आर। आर के 8 राइट में पी बैठा है, तो मतलब बीच में 7% होंगे, तभी तो 8 पे आएगा। आगे दिया है देखो यहाँ पे, हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ एस। कौन कह रहे हैं, आर, जो कि इमीडिएट राइट ऑफ एस होना चाहिए। इमीडिएट राइट ऑफ एस आर होना चाहिए, तो यहाँ पर लिख के मैं से इसको लिख दूंगा। आगे कह दिया, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन टी एंड आर इज 3 लेस देन। जितने भी लोग टी एंड आर के बीच में होंगे वो क्या है, वो 3 कम होने चाहिए। किससे बोला है, देखो किससे बोला है, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन पी एंड क्यू। नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन पी एंड क्यू। अगर एग्जांपल ले लो, इनके बीच में 5 लोग हैं, तो यहाँ 3 कम यानी कि 2 होने चाहिए। आगे दिया है वी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू। क्यू के सेकंड राइट में यहाँ पर वी बैठता है, तो लिखता हूं मैं क्यू के सेकंड राइट में यहाँ पर वी होना चाहिए। उसके बाद आगे कह रही है देखो, एंड सिट एट द एंड ऑफ द रो। कौन बोल रहा है, देखो वी सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू होना चाहिए, और वो क्या है, वो एंड पे होना चाहिए। इसका मतलब हमें समझ में आया कि वी को हमें एंड पे लेना चाहिए। तो देखो, अगर मैं अरेंजमेंट्स बनाने के लिए स्टार्ट कर दूं, तो ये सबसे पहला एक लाइन बना दूंगा। ठीक है, आपको पता है वी एंड पे होना चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है, अगर मैं वी को यहाँ रखता हूँ तो वो एंड पे तो आ जाएगा, बट क्यू के सेकंड राइट नहीं आएगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसी जगह पे जो है वो वी को रखना पड़ेगा। अगर मैंने वी को यहाँ रख दिया, तो देखो एक एक छोड़कर यहाँ पर क्यू आना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है। अब हमारे पास कोई क्यू से लेकर कोई कंडीशन है कि जिससे मैं आगे बढ़ूँ, कोई भी कंडीशन नहीं है। ठीक है, आगे देखो, 3 पर्सन बैठे हैं यू एंड वी के बीच में, तो यहां लिख देता हूं मैं, यू एंड वी के बीच में 3 पर्सन है। उसके बाद एज मेनी एज पर्सन सिट बिटवीन यू एंड पी एज टू द लेफ्ट ऑफ आर। जितने भी लोग यू एंड पी के बीच में होंगे, उतने ही क्या बोला है, उतने ही आर के लेफ्ट में होना चाहिए, आर के लेफ्ट में होना चाहिए। तो ये कुछ मोटा मोटा हमारा क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, तो इसको जल्दी से अपन बनाते हैं। देखो, एक कंडीशन हमें क्या दिख रही है, यू से और वी के बीच में 3 पर्सन होंगे, तो यहाँ ऑलरेडी मैंने वी को तो रखा है, तो 1 2 3 छोड़कर यहां पर क्या u आ जाएगा, हाँ या ना बोलो। यहां पर मैंने u को रख दिया है। अब इसके साथ और कौन से कंडीशन है, देखो अब हमें अरेंज करना पड़ेगा, यहां पर किसको अरेंज करना पड़ेगा, u एंड p को। उसके बाद r के लेफ्ट में भी हमें किसी को रखना है। तो कहां से स्टार्ट करें, कौन सा बेस्ट कंडीशन है। देखो, मैंने स्टार्ट किया था v को लेकर, क्योंकि v आपको कह रहा है क्यों एंड पे है करके। मैंने v के साथ q तो अरेंज कर लिया, q के साथ जो है एक और कंडीशन हमारी u को मैंने यहाँ पे सेट किया है। तो अब हमारे पास कुछ ऑप्शंस नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, कोई कनेक्टिंग पॉइंट भी आपको नहीं दिख रहा है, तो एक काम करो, आप सिंपल सिंपल सा काम करो। आपको यहाँ पर दिया है एस के राइट में आर आना चाहिए, तो कहीं पर भी एक बार लेके स्टार्ट करो। सपोज अगर मान लो मैंने एस को यहाँ रखा,
अब हमें नहीं पता कौन कितना है, बट ये कंफर्म है कि इनके बीच में इतने पर्सन्स आएंगे करके। यहाँ पर्सन्स ऐड नहीं कर सकते, क्लियर है, ये फिक्स है। ये क्या है, ये जगह मैंने फिक्स कर लिया। अब मैं इसको अरेंज करने की कोशिश करता हूँ। देखो एस के बाद मुझे रखना है इमीडिएट पे आर, तो मैंने आर को यहाँ रख दिया। आर से 7 छोड़कर, 1 2 3 4 5 6 7 छोड़कर यहाँ पर मैं रख देता हूँ किसको, यहाँ पर मैंने पी को रख दिया। अगर मैंने पी को यहाँ रखा है तो अभी हमारे पास क्या ऑप्शन है, देखो अभी हमारे पास क्या ऑप्शन है, एस एंड टी की बात करते हैं। देखो हो सकता है कुछ एस एंड टी को सेट करने के बाद यहाँ पर टी एंड आर, पी एंड क्यू को भी कुछ हमें क्ल्यू मिल जाएगा। तो देखो कितने पर्सन हो चुके हैं, आर के एंड पी के बीच में 7% है। टोटल हमें मोर देन 26 लेना है। अगर मुझे मोर देन 26 लेना ही है तो आप यहाँ पर एक बात बताओ, मुझे एस को 6 छोड़कर टी लेना था। देखो 1 2 3 4 5 6 छोड़कर यहाँ पर टी तो आ सकता है, बट मैं इधर पे क्यों उसको अरेंज करूँ, इधर साइड पे क्यों? मुझे मेरा फोकस क्या होना चाहिए, मेजर वो यही होना चाहिए कि मुझे मैक्सिमम पर्सन्स मैं सेट कर सकूं करके। तो अभी एस के इस तरफ लेके देखता हूँ क्या मेरे पास ऑप्शन आता है क्या। क्लियर है पॉइंट, हमें मैक्सिमम पर्सन सेट करना है ना, क्योंकि देखो 26 लेकर आना है, यहाँ पर केवल 7 और उसके बाद 8 9 10 11 12 13 14 15 हो चुके हैं केवल। हमें मोर देन कितना लेना है, मोर देन 26 लेना है। इसलिए मैं क्या करूंगा, टी को इस तरफ लेता हूं अभी। 1 2 3 4 5 6 के बाद यहाँ पर टी आ सकता है, हाँ या ना बोलो। अब देखो टी एंड आर के बीच में कितने लोग हैं, टी एंड आर के बीच में 1 2 3 4 5 6 7, टी एंड आर के बीच में 7 लोग हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वो 3 कम है। किससे 3 कम है, यहाँ पर आपको बोला है 7 कम है। टी एंड आर के बीच में 7% है, जो कि 3 कम बोल रहा है। तो पी एंड क्यू के बीच में 10 लोग होंगे। अगर मैं पी एंड क्यू के बीच में 10 लोग रखूं, उससे 3 कम टी एंड आर के बीच में, मतलब 7 ही हो जाएंगे। आई बात समझ में? ठीक है। तो देखो अभी मैं पी एंड क्यू को सेट करता हूँ। देखो हमें 7% तो 10% तो हमें लेने पड़ेंगे। 10% लेने के बाद क्या हम कितने परसेंट तक जा सकते हैं वो भी देखते हैं। देखो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने पी को रखा है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। उसके बाद 9 एंड 10 ये ऑलरेडी आ चुका है। देखो यहाँ पर 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है, तो 10% तो हो गए। अब एक बार अपन प्रॉपर तरीके से कितने हुए हैं वो देखते हैं। अभी कितने टोटल हो चुके हैं वो हम देखने पड़ेंगे। एक बात आपको यहाँ पे ये भी देखनी है, जितने भी यू एंड पी के बीच में होंगे। अब देखो यू एंड पी के बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनके बीच में 8 लोग हैं। इसका मतलब आर के लेफ्ट में भी 8 होने चाहिए। तो देखो आर के लेफ्ट में क्या 8 है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल सही है। अभी आर के लेफ्ट में हमारे पास 8% आ चुके हैं, तो जो ये कंडीशन थी ये भी सेटिस्फाई कर दी। क्लियर है, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? कितने परसेंट हो गए देखो यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30% हो चुके हैं। और ये मोर देन 26 भी है। तो मेरे ख्याल से ये पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अभी आप कहोगे क्या सर आपने आंसर देखा है क्या? नहीं दोस्तों, देखो आपको एस के बाद उस तरफ टी लेने का ऑप्शन था। अगर मैं उस तरफ टी लेता तो मोर देन 26% कहाँ पर फिल हो जाता है, इसीलिए मैंने एस को इस तरफ ले लिया, इसके इधर पे मैंने टी लिया था। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? एक बार हाँ ना बोलो, क्या इतनी सी बात सबको समझ में आ रही है क्या? क्योंकि ये पज़ल बहुत ही अच्छा है, इसमें हमने काफ़ी अच्छे सारे कॉन्सेप्ट जो है सीखने की कोशिश करी है, ताकि आपको इसमें कोई भी जो है वो दिक्कत ना आ जाए। ठीक है, चलो चेक करते एक बार आंसर क्या है करके। देखो यहाँ पे आंसर्स में देखते हैं। आंसर्स में वहां पर क्या दिख रहा है आपको, टी दिख रहा है, टी के बाद एस एंड आर दिख रहा है, यहाँ पर यू, एक का गैप क्यू एंड पी। देखो यहाँ पर यू का एक का गैप क्यू एंड अगेन एक का गैप वी, मतलब क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही बन चुका है। ठीक है, तो ये रहा सेकंड पजल, आपको अभी सॉल्व करना है जल्दी से। इसमें क्या क्या दिया है, क्या क्या चीज़ें हैं, एक बार ध्यान से देख लो। 8 पर्सन गिवन है सिटिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल इन सच ए वे दैट 3 पर्सन सिटिंग ऑन ईच लॉन्गर साइड। देखो अभी आपको अरेंजमेंट जो है रेक्टेंगल का है, तो रेक्टेंगल कैसा होता है, रेक्टेंगल ये होता है, और लार्जर साइड पे 3% बोला है, मतलब इन दोनों जगह पे 3% आएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर 1% आएगा, क्योंकि और कौन बचा, कॉर्नर पे बोला है क्या, द वे आगे दिया है लॉन्गर साइड एंड 1% सिटिंग ऑन ईच शॉर्टर साइड, मतलब बिल्कुल सही है। ये मेरा एक्सपीरियंस की वजह से मैं लिख रहा हूँ। सम ऑफ देम आर फेसिंग सेंटर वाइल सम ऑफ देम फेसिंग आउटसाइड सेंटर, नॉट मोर देन 2% फेसिंग द सेम डायरेक्शन, यानी कि वही मोटा मोटा अरेंजमेंट है। चलो सॉल्व करते। देखो क्या दिया है, ए सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, ए सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी बोला है आपको, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके देखो बाद, बट नॉट सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर, बट नॉट सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर, इसका मतलब ये बनता है ए एंड डी जो है ना वो अपोजिट में नहीं है। क्या है, वो अपोजिट में नहीं आने चाहिए।
ठीक है। आगे दिया है डी हु सिट ऑन द सेम साइड ऑफ ए। अच्छा, दोनों का क्या है, दोनों का सेम साइड होना चाहिए, याद रखिए दोनों क्या है, सेम साइड होना चाहिए। उसके बाद आगे दिया है इज नॉट फेसिंग द सेम डायरेक्शन एज ए। आपको बोला है डी हु सिट ऑन द सेम साइड ऑफ ए इज नॉट फेसिंग सेम डायरेक्शन एज ए बोला है। इसका मतलब ए एंड डी का डायरेक्शन भी क्या है, डायरेक्शन भी डिफरेंट होना चाहिए। क्या है, डिफरेंट डायरेक्शन, इसको याद रखिए। उसके बाद देखो क्या दिया, वन पर्सन सिट बिटवीन जी एंड डी। जी एंड डी के बीच में एक पर्सन आना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे रख दिया। ओके, आगे देखो क्या दिया, ई सिट इमीडिएट राइट ऑफ जी बट डजंट सिट ऑन द शॉर्टर ऑफ द साइड। ई सिट इमीडिएट राइट ऑफ जी, जी के इमीडिएट राइट में कौन होना चाहिए, ई होना चाहिए, बट ई शॉर्टर पे नहीं है, तो ई कहां पर होगा, ई लॉन्गर पे होना चाहिए। शॉर्टर पे नहीं बोला है, नॉट बोला है ना, राइट। आगे देखो सी सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, सी सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ बोला है, तो मैंने ये भी लिख दिया। आगे देखो क्या दिया है, हु डजंट सिट एडजेसेंट टू ई। इसका मतलब एफ जो कि ई का नेबर नहीं होना चाहिए, तो यहां पर लिख के मैंने क्रॉस कर दिया, ई का नेबर एफ नहीं है। एच एंड एफ सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ ईच अदर। एच एंड, आपको बोला एफ सेकेंड टू द राइट ऑफ ईच अदर, एच एंड एफ दोनों सेकेंड टू द राइट होने चाहिए, यानी कि एफ के सेकेंड राइट में एच आएगा, एच के सेकेंड राइट में भी एफ आना चाहिए, ऐसा बोला है। नीदर ई नॉर एच फेसेस द सेम डायरेक्शन एज सी। ई एंड एच डिफरेंट डायरेक्शन होगा, किससे, सी से। डायरेक्शन की बात कर रहा है तो उसको याद रखिए, डायरेक्शन, ठीक है। आगे देखो क्या दिया है, बी डजन फेसेस द सेंटर ऑन द टेबल। बी सेंटर नहीं है, तो बी कहाँ फेस करेगा, बी यहाँ पर आउटसाइड फेस करना चाहिए। तो सारे कंडीशन मैंने एक बार लिखे हैं, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, आप 2-3 कंडीशन ले सकते हो अगर आपको लेना है तो। देखो एक तो मैं अरेंजमेंट ये बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर 3 पर्सन होंगे, 1 2 और 3, उसके बाद 1 2 और ये हो गया 3, उसके साथ इधर एक पर्सन आने वाला है, ठीक है। एक मैंने अरेंजमेंट बनाया, अगर गलत हुआ तो बाद में हम चेंज करते हैं। आपको पता है ई जो कि लॉन्गर साइड पे होना चाहिए और जी के राइट में हमें रखना है, तो कैसे और कहाँ से करेंगे अपन, जल्दी से बताओ। एक बात बताओ दोस्तों, सबसे मेन चीज आपको बोला है ए एंड डी जो है ना, वो साइड भी उनका सेम होना चाहिए बोला है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इस जगह पे ए एंड डी को ले सकता हूँ क्या, क्या ये पॉसिबल है? क्या मैं इस जगह पे ए एंड डी को ले सकता हूँ क्या? ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि अगर मैंने ए को यहाँ रखा तो डी का कोई और साइड हो जाएगा, जो कि गलत है। उसने क्लियरली बोला है दोनों के दोनों सेम साइड पे होने चाहिए। साइड का मतलब क्या होता है, ये कंप्लीट इधर ही होने चाहिए हो, ठीक है। तो अभी काम करते हैं अपन, अभी केवल हम ऐसा करेंगे कि डी को यहाँ रखते हैं और डी के बाद ए को यहाँ रख देंगे, और ऐसा सोच लेंगे कि डी जो कि इनसाइड फेस कर रहा है करके, ठीक है। आपको अगर एक और अरेंजमेंट बनाना है तो आप इससे एक और अरेंजमेंट भी बना सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मुझे एक और के साथ जाना है तो चलो ये भी हम बना देंगे, ताकि आपका दो दो कंडीशन हम स्टार्टिंग में ले सकते हैं। अगर आप बिगिनर हो तो कोई लेने में प्रॉब्लम नहीं है। देखो इस बार मैंने डी को इनसाइड फेस किया तो ए यहाँ पर आ गया, तो एक बार मैं डी को बाहर फेस करता हूँ तो डी के लेफ्ट में ऐसा ए आ जाएगा। आपको बोला है दोनों अपोजिट नहीं बैठे, डिफरेंट डायरेक्शन है। अगर डी बाहर देख रहा है तो ए अंदर देखेगा। अगर यहाँ पर देखो डी अंदर देख रहा है तो ए जो कि बाहर, ये सेकेंड केस है और ये आपके सामने फर्स्ट केस मैंने यहाँ पे दिया है। आगे देखो दोस्तों क्या दिया है, ठीक है। इसके अलावा अभी हमें डी को रखा है, डी के बाद हमें एक छोड़कर जी रखना है, तो ऑब्वियसली बात है डी के बाद एक छोड़कर जी यहीं पर आएगा, क्योंकि एक का पर्सन इधर तो पॉसिबल नहीं है। इस केस के अंदर जी जो कि यहाँ पर आएगा। आगे दिया है सी के जी के राइट में ई होना चाहिए, बट वो लॉन्गर साइड की बात कर रहा है। अगर मुझे ई को लॉन्गर लेना है तो जी को मुझे इनसाइड फेस करना पड़ेगा, तभी तो ई लॉन्गर पे आएगा। अगर मैं इस तरफ रखूँ तो गलत हो जाता है, क्योंकि वो लॉन्गर साइड नहीं है। अब इधर देखो जी के ऊपर फेस करूंगा तो ई यहाँ पर आएगा और ई लॉन्गर साइड पे है, मतलब बिल्कुल सही है। मतलब क्या है, बिल्कुल यहाँ पे सही सॉल्व हो चुका है। अब देखो अब हमें क्या करना है, सी एंड एफ को रखना है एक साथ, और वो ई का नेबर नहीं है, कौन, एफ नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ, ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए ये दोनों एक साथ, मतलब दो जगह मेरे पास खाली होनी चाहिए। यहाँ पर एक ही जगह खाली है, क्या मुझे आ सकता है क्या? नहीं। यहाँ पर भी एक ही जगह खाली है, इधर भी नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ एक जगह ये बची है जहां पर मैं इसको रख सकता हूं। बट अब एक बात बताना, आपको एफ को यहाँ रखोगे तो गलत होगा, तो एफ को आप यहाँ रखो। एफ कहाँ फेस करेगा पता नहीं, बट एफ के लेफ्ट में हमें सी लेना है। अगर मैं एफ को अंदर फेस कराता हूँ तो सी शुड बी ऑन दिस साइड, क्लियर है? सी शुड बी ऑन दिस साइड। सेम केस देखो यहाँ पर, अगर मैं एफ को यहाँ रखता हूँ तो सी जो कि यहाँ पर आना चाहिए, और आपको बोला है एफ के लेफ्ट में हमें सी रखना है, एफ के लेफ्ट में हमें सी रखना है, तो ये भी बिल्कुल सही है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही, एक बार हाँ ना बोलो। अब देखो
ये पर्सन भी बाहर देख रहा है, ये पर्सन बाहर देख रहा है, मतलब ये डेफिनेटली अंदर देखना चाहिए, क्योंकि दो उससे ज़्यादा पर्सन सेम फेस नहीं करेंगे। क्लियर है ये पॉइंट? अब देखो, ये भी अंदर देख रहा है, ये भी अंदर देख रहा है, तो ये वाला बाहर देखेगा। आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग जाना चाहिए था। ठीक है, अब बात करता है एफ के राइट में एच रखना है और एच के राइट में एफ रखना है। ये देखो, एफ को मैंने रखा है, एफ के राइट में एच यहाँ पर आएगा, तो एच को बाहर फेस कराओ तो एफ इधर साइड हो जाएगा। सेम केस देखो, यहाँ पर एफ को मैंने रखा है, एफ के राइट में एच को यहाँ रखो और एच को अंदर फेस कराओ, ताकि वो भी राइट पे एफ हो जाएगा, जो कि मोटा मोटा सही लग रहा है। अब आगे बात करते हैं, ई एंड एच डिफरेंट डायरेक्शन होना चाहिए सी से। और क्या क्या दिया है, बी को हमें आउटसाइड फेस कराना है, बी को हमें आउटसाइड फेस कराना है। तो देखो, बी पूरे इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यही जगह बच रही है बी रखने के लिए। क्लियर है? क्यों? क्योंकि पूरे इसके अंदर यही एक जगह और आउटसाइड दिख रहा है। यहाँ पर ए जगह खाली तो है, बट बी आउटसाइड नहीं, बी यहाँ पर इनसाइड दिखेगा, तो ये हो गया गलत। इसको हम सही नहीं करेंगे, ये तो गलत हो गया। अब आगे देखो, लास्ट कंडीशन बचा है, ई एंड एच डिफरेंट होने चाहिए डायरेक्शन में सी से। ई एंड एफ डिफरेंट होने चाहिए। देखो, यहाँ पर मैंने एफ को अंदर फेस करा है, तो ई भी अंदर देखेगा, तभी तो इनसे अपोजिट में सी फेस करेगा। हाँ ना बोलो? अगर एफ अंदर देख रहा है तो ई भी अंदर देखेगा, तो सी बाहर देखेगा। सारे कंडीशन मैंने सेट कर चुके हैं और सारी पॉसिबिलिटी हमारी क्या है, वो सही बन गई है। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। ये क्या है? आपका है फाइनल आंसर। इसको आप लिखो एज ए आंसर करके। ठीक है, ओके। आई बात समझ में? एक बार चेक भी करते हैं क्या ये सही है या नहीं है करके। एफ के राइट में एफ शॉर्टर पे होना चाहिए और बी शॉर्टर पे होना चाहिए। देखो, एग्जैक्ट सेम बनाया हमने। एफ के राइट में ए के बाद एच, ए एंड एच दोनों बाहर देख रहे हैं क्या, उसके बाद डी अंदर देख रहा है, बिल्कुल सही है। चलो, ये हो गया तीसरा पजल, अभी आपके सामने है, दो हमने सॉल्व किए हैं। ठीक है, मेक इट फास्ट, जल्दी जल्दी बनाओ थोड़ा सा। आप पॉज करके बना रहे होंगे ऐसा मुझे लगता है। 8 पर्सनस ए बी सी डी बॉट अ कार इन अ डिफरेंट ईयर 2005, 6, 8, 11। ठीक है, 5, 6, 8, 11, 12, 5, 6, 5, 6, उसके बाद 8, 11 और ये हो गया 12। ये लिखने में कभी कभी मिस्टेक हो सकता है, एक बार सही से देखते हैं। 5, 6, 8, 11, 12, 11, 12 लिखा है मैंने। उसके बाद क्या है देखो, 14 और 17 और 18, 14, 17 और 18, 14, 17 और 18। ठीक है, मतलब ये 2000 की बात कर रहा है। ठीक है, 2018, 2017, 2014, 2012, 2011, 2008, ठीक है, 2006, ठीक है, 2005। कितने हो गए? ये 4 और ये 4, मतलब टोटल 8 पर्सन्स का अरेंजमेंट हमने यहाँ पे बनाया है। ठीक है, अब इधर पे एज वगैरह कैलकुलेट नहीं करनी है, तो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एज वगैरह आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, तो कोई ऐसा टेंशन मत लेना। ठीक है, ये हो गया टोटल 8 पर्सन। अभी क्या दिए देखो, ई बॉट अ कार 5 ईयर्स बिफोर डी। अब एक बात यहाँ पे ध्यान से सुनना, ई इस कंडीशन को अच्छे से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, बहुत कुछ आपको ये कह के जा रहा है। देखो, ई जो कि क्या कह रहा है, बॉट अ कार 5 ईयर्स बिफोर बोला है, 5 साल पहले बोला है। अगर एक कंडीशन ऐसा भी आता है, ई बॉट द कार 5 पर्सन बिफोर डी, 5 पर्सन बिफोर डी। अगर बिफोर डी की बात करता है, यानी कि मैं कहना चाहता हूं, अगर 5 पर्सन के पहले ई ले रहा है, तो अगर मान लो मैंने डी को यहां रखा है, तो 5 पर्सन, 1, 2, 3, 4, 5, यहां पर ई आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अगर 5 पर्सन के पहले बोलता है तो ये 1 हो गया, 2, 3, 4, 5 के पहले आ गया। बट यहाँ पर आपको क्या कह रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको याद से अच्छे से देखना ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए। ये कहता है आपको कि 5 साल पहले लिया है डी से। अब देखो, डी से पहले 5 साल लिया है, तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? अगर मैं 18 की बात करता हूँ, 18 से 5 साल पहले क्या होता है? 2013 होना चाहिए। अगर आप 2018 से 5 साल माइनस करो तो कितना आना चाहिए? 2013 आना चाहिए। क्या यहाँ पे 2013 है क्या? नहीं है। 17 की बात करते हैं, 17 से पहले 5 साल कितना होता है? वो 12 होना चाहिए। तो ये आपको दिख रहा है 5 का डिफरेंस है करके यहाँ पे। यहाँ पर क्या आपको दिख रहा है? 5 का डिफरेंस है। आपको 5 साल की वो बात कर रहा है, 5 पर्सन की बात नहीं कर रहा है, वो आपको कह रहा है 5 साल पहले। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? हाँ या ना बोलो भाई। ठीक है, आगे देखो, 2014 है, 5 साल पहले हमारे पास क्या 9 है क्या? नहीं है। 2012 तो हमारे पास है, उसके 5 साल पहले कितना होना चाहिए? 2007। क्या वो है क्या? नहीं है। 2011 के पहले 5 साल कितना होना चाहिए? मेरे ख्याल से 6 होना चाहिए। तो ये एक आपके पास इक्वेशन बन रहा है, इसे इक्वेशन नहीं बट एक कंडीशन तो बन रही है। 2006 में 5 ऐड करो तो 11 आना चाहिए। 8 के पहले 5 कोई ऑप्शन नहीं बनता है, तो मेरे पास यही एक कंडीशन आ गई। ई को अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो 5 साल जो कि डी यहाँ आना चाहिए। अगर मैं डी को यहाँ रखता हूँ तो ई शुड बी ऑन दिस साइड। क्लियर है? आगे देखो क्या दिया है, 3 पर्सन बॉट अ कार बिटवीन ई एंड एफ। हाँ, यहाँ पर आपको बोला है 3 पर्सन, ये क्लियरली कह रहा है आपको कि वो 3 पर्सन की बात कर रहा है करके। 3 पर्सन का मीनिंग क्या है? आपको 3 पर्सन लेने हैं ई एंड एफ के बीच में। तो देखो, 1, 2, 3 छोड़कर मैं एफ को यहाँ रख दूंगा। इधर पे नीचे पॉसिबल नहीं है, तो 1, 2, 3 छोड़कर मैं एफ को यहाँ रख दूंगा, जो कि बिल्कुल सही हो गया। आगे देखो क्या दिया है,
एज मेनी एज पर्सन बॉट अ कार बिफोर एफ इज आफ्टर ए बोला है, राइट, आफ्टर ए बोला है, ठीक है। तो एफ एंड ए का कंडीशन बनता है, एफ के ऊपर कोई नहीं है तो ए के बाद में भी कोई नहीं है, एफ के बाद में दो लोग हैं, इसका मतलब ए के पहले भी दो लोग हैं, तो यहाँ पर एक कोई कंडीशन बनती हुई दिख रही है। आगे देखो, 9 ईयर्स डिफरेंस बिटवीन द ईयर्स ऑफ विच एफ एंड जी बॉट द कार, एफ एंड जी इनके ईयर का डिफरेंस 9 साल होना चाहिए। देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एफ को रखा है, एफ से आप 9 साल माइनस करो, पहले 4 करो फिर और 5, 2005 यहाँ पर दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। आप चुपचाप यहाँ पे जी को रख दिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर ऑलरेडी 5 आ चुका है, इसमें 9 साल अगर मैं ऐड करता हूँ तो 2014 आना चाहिए, तो जी को मैंने यहाँ रख दिया। उसके बाद आगे देखो क्या दिया है दोस्तों, सी डिड नॉट बाय इन एन इवन नंबर ईयर, सी जो कि इवन नंबर ईयर में नहीं परचेस करता है, तो ये ऑड ईयर के अंदर कर रहा होगा। ऑड ईयर की अगर मैं बात करूँ, कहाँ पर है देखो ऑड ईयर, ऑड ईयर देखो यहाँ पे। अब इस वाले पहले केस के अंदर ये केस नंबर 1 है जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं अभी, और ये है आपका केस नंबर 2। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ 2012 और 2018 दोनों इवन है, वो कह रहे हैं सी इवन पे नहीं आएगा, तो सी कहाँ पर आएगा? सी ऑड पे, मतलब सी को मैं यहाँ रख दूंगा। आगे देखो, इस वाले केस के अंदर अगर मैं देखूँ 2006 और 8 दोनों इवन है, हमें ऑड पे रखने, तो सी शुड बी ऑन दिस साइड। उसके बाद आगे दिया है बी बॉट अ कार इन द एडजेसेंट ईयर ऑफ सी, बी बॉट अ कार इन द एडजेसेंट ईयर ऑफ सी, एडजेसेंट ईयर की बात कर रहा है, एडजेसेंट ईयर। अब अगेन आपको लगेगा 2018, ठीक है। एडजेसेंट ईयर का मतलब क्या होता है पता है? 2011 में अगर कोई पर्सन मान लो कार खरीद रहा है, तो उसका एडजेसेंट होता है 2010 और होता है 2012। हाँ या ना बोलो, यही होते हैं दो एडजेसेंट ईयर। अगर अब आप यहाँ देखोगे सी के केस में, सी का 2011 एडजेसेंट, 2011 में सी आ चुका है, तो इसका एडजेसेंट क्या होना चाहिए? या तो 10 होना चाहिए या तो 12, 10 तो है ही नहीं, 12 भी यहाँ पर आना पॉसिबल नहीं है। पर यहाँ पर है सी का नेबर कौन होगा यहाँ पे, जो कि एडजेसेंट ईयर बोला है, वो किसकी बात कर रहा है? 17 के बाद में जस्ट 18 आता है, तो 18 हमारे पास ऑप्शन है, तो बी को मैं कहाँ रख दूंगा? बी को मैं चुपचाप यहाँ रख दूंगा। अब आपको लगेगा कि सर यहाँ पर तो है ना, यहाँ बी को रख दो। दोस्तों एडजेसेंट ईयर की बात कर रहा है, ये एडजेसेंट ईयर नहीं होता है 2011 का 8, 2008 2011 का एडजेसेंट ईयर नहीं है। ओके, आगे चेक करते हैं, बट नॉट बॉट इन द लीप ईयर। अच्छा, वो लीप ईयर के अंदर नहीं परचेस कर रहा है, तो देखो अगर लिया भी होता तब भी गलत है, क्योंकि लीप ईयर बनता है, तो ये लीप ईयर है ही नहीं है, तो पूरा अरेंजमेंट बन चुका है। एक आखिरी पर्सन बचा है, उसको अगर लिखोगे तो क्वेश्चन आपका पूरा सॉल्व हो गया। एक बार चेक करते हैं, जी ई ए, उसके बाद डी एच, यहाँ पे एच आना चाहिए, तो एच को आप चुपचाप रखो, क्वेश्चन आपका पूरा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आपके सामने है फोर्थ पजल, इसको अभी अपन सॉल्व करेंगे, एंड एज यूजुअल आपके लिए मैं फिफ्थ पजल एक होमवर्क की तरह दे रहा हूँ। ठीक है, चलो। 7 पर्सन अटेंडिंग इंटरव्यू गॉट अ डिफरेंट स्कोर ऑफ आउट ऑफ 10। ठीक है, 7 लोग हैं टोटल, 7 लोग हैं, इनका स्कोर अलग अलग आता है अकॉर्डिंग टू द क्या है, स्कोर आउट ऑफ 10। तो यहाँ से अरेंजमेंट स्टार्ट होगा, जी स्कोर्ड मोर देन एल एंड ई। ठीक है, देखो बनाते हैं, 7 पर्सन है, ठीक है, जी जो कि एल एंड ई से ज़्यादा स्कोर करता है, जी जो कि एल एंड ई से दोनों से ज़्यादा स्कोर कर रहा है। आगे दिया है हु स्कोर्ड लेस देन एन बोला है, यानी कि ई जो है वो एन से कम स्कोर करता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। आगे देखो, के स्कोर्ड लेस देन एच, के स्कोर्ड लेस देन एच, के स्कोर्ड लेस देन एच, एच से लेस देन के स्कोर करता है, तो मैं के को यहाँ रख दूंगा। हु आगे क्या बोला देखो, हु स्कोर्ड लेस देन ई बोला है, मतलब जो एच है ना वो ई से क्या है, वो कम स्कोर करता है, तो यहाँ पर मैं रख दिया हूँ। आपको ये भी लग रहा होगा एच के बाद में आप के रख दो, क्या सही है क्या? बिल्कुल सही है, क्योंकि एच के बाद हमें के लेना है, तो ये पूरा का पूरा चेन बन गया। एन स्कोर्ड मोर देन डी हु डजंट स्कोर लेस देन जी, एन स्कोर्ड मोर देन डी, एन जो कि मोर देन डी स्कोर करता है। और आगे क्या दिया देखो यहाँ पे, आगे दिया है हु डजंट स्कोर, हु डजंट मतलब कौन? डी डजंट स्कोर लेस देन जी, वो डी से कम स्कोर नहीं करता है, तो वो डी से क्या दिया देखो यहाँ पे, हु डजंट स्कोर लेस देन जी, डी जो कि जी से लेस नहीं करता, तो ऑब्वियसली बात है, तो डी ज़्यादा ही करेगा जी से, ये मैंने लिख दिया है। द वन हु स्कोर्ड थर्ड लीस्ट गॉट 6 विच इज़ नॉट स्कोर्ड बाय एल। अच्छा, अब हम यहाँ बनाते देखो, ये है 7, हो सकता है सबसे टॉप वाला होगा वो नंबर 1, या तो आप इसको 1 भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, जैसे भी आपको लगे, बट मैं हमेशा टॉप पे 7 ही रखता हूँ। 7 का मतलब है उसने हाईएस्ट नंबर स्कोर किया है। उसके बाद जस्ट 6 आएगा, 5, उसके साथ मैं लिखता हूँ 4, उसके बाद है 3, और सबसे लास्ट में 2 के बाद आएगा 1। तो ये 1 क्या है? 1 सबसे लेस है, ठीक है, और ये 7 क्या है? सबसे हाईएस्ट पर्सन है जिसने स्कोर किया होगा। ऐसे अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखिए, कन्फ्यूजन मत कर लेना, ठीक है। देखो आपको क्या बोला है, द वन हु स्कोर्ड द थर्ड लीस्ट, थर्ड लीस्ट कौन है? लीस्ट सबसे 1 है, थर्ड पे यहाँ है, तो इसने 6 स्कोर किया है, बट आपको क्या कह रहे हैं वो
वो एल नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर मैं एल को रख नहीं सकता। आई बात समझ में? आगे देखो, वेयर एज द वन हु स्कोर्ड द सेकंड हाईएस्ट गॉट 9। सेकंड हाईएस्ट कौन है? ये, इस तो 9 नंबर मिले होंगे। आगे बोला है एल स्कोर्ड मोर देन ई, एल जो कि मोर देन ई स्कोर करना चाहिए, तो एल को मुझे मोर देन ई रखना है। ठीक है, अब एक बात बताओ, आपको एल एंड ई के ऊपर हमें जी को भी रखना है। ठीक है, जी के ऊपर कौन है? जी के ऊपर आपको दिख रहा है यहाँ पे डी है, और डी के ऊपर आपके सामने लग रहा है यहाँ पे एन भी है करके। ठीक है, तो एल को कहाँ रखेंगे पहले अपन ये डिसाइड करते हैं। देखो दोस्तों, आपको बोला एल यहाँ पर नहीं आएगा, तो सबसे पहले काम करता है, मैं एल को यहाँ रख के देखता हूँ एक केस के अंदर, और एक केस के अंदर मैं एल को यहाँ पर भी रख सकता हूँ। यहाँ तो मना किया है, तो आखिरी एक ऑप्शन लेंगे, तीसरा वाला ये। ठीक है, अब एल के ऊपर कितने आएंगे? आपको पता है एल के ऊपर 1 2 3 आएंगे, तो यहाँ आपको एल के ऊपर ऑलरेडी 3 दिख रहा है, 1 2 3, तो रख दो सीधा। एल के ऊपर कौन है? जी। जी के ऊपर कौन है? डी। डी के ऊपर कौन है? एन। क्या लग रहा है आपको सही? इतना तो मोटा मोटा लग रहा है। अब मुझे बात बताओ, हमें क्या करना है? ई के बाद एच एंड के आना चाहिए, ई के बाद एच एंड के आना चाहिए, और एच के बाद के आएगा। तो अगर आप यहाँ ई को रख देते हो, तो ई के बाद में कौन आएगा? ई के बाद में एच एंड के, तो सीधा मैंने रख दिया। अब यहाँ पर देखो, हमें एल के बाद में ई लेना था, तो क्या यहाँ पे एल के बाद ई आना पॉसिबल नहीं है? अगर मैंने ई को यहाँ रख भी दिया, तो ई के बाद में कौन नहीं आएगा? एच एंड के नहीं आएगा। तो ये दोनों केसेस काम के नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही हमारा जो है वो आंसर बन चुका है। तो ये हमारा हो गया पजल। ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा पजल। क्या है? एन डी जी एल, एन डी, देखो अब इसको ऐसे अरेंज किया, ये टॉप है, एन डी जी एल ई एच के, मतलब बिल्कुल सही। इसको हमने बस उल्टा सॉल्व किया था। ठीक है, तो ये रहा आपके लिए फिफ्थ एज अ होमवर्क। इसको जल्दी से सब लोग ट्राई करिए अपने घर पे, और इसका सोल्यूशन जो है आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आपके लिए बढ़िया सा पजल मैंने दिया, थोड़ा सा लेंदी है, ट्राई करना, क्या पता आपको डेफिनेटली इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो। थोड़ा सा चैलेंज लेना कि मुझे बनाना ही है करके, ऐसा बीच में छोड़ के मत जाना कि नहीं बन रहा है वगैरह वगैरह। ट्राई करो, डेफिनेटली आपको ज़रूर वो चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।